हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमारी अर्जुना सीरीज चल रही थी, तो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जिससे आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा। बोर्ड एग्जाम को लेकर के हमारा जो डेली लेक्चर चल रहा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे थे, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती थी, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा डेली। तो प्रयास करेंगे जल्दी से जल्द हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो और आपको डेली का डेली वीडियो मिलना शुरू कर जाए। तो आज हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उनमें भी हमने शायद 2 लेक्चर ले लिए थे। एक बार लिया था हमने जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की डिटरमाइन करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स थे उनको पढ़ा था। सेकेंड में राउल्ट्स लॉ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो राउल्ट्स लॉ बताया था। आज हम लोग बात करेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो सेकेंड आपका वो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, और परासरण दाब से संबंधित कौन कौन से हमारे मेथड हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे नियम हो सकते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली में हिंदी मीडियम वाले बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर हिंदी का भी प्रयोग ज्यादा करिए, और हम लोग केवल इंग्लिश में ही पढ़ रहे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास है कि हिंदी में भी हम बताएंगे आप लोगों को। और इंग्लिश वालों को तो ऐसा ही वो अपने आप लैंग्वेज लिख लेंगे, केवल उनको इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं उनको यूज कर लेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहला आपको जो काम होगा वो होता है परासरण, ऑस्मोसिस। क्योंकि दाब किसका उसमें आया है, परासरण की, इसलिए सबसे पहले हमें जो डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ेगी परासरण दाब की परासरण की पढ़नी पड़ेगी, फिर इसके बाद परासरण दाब। क्वेश्चन आपसे आएगा परासरण किसे कहते हैं, या परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। या तो क्वेश्चन ये आएगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन द ऑस्मोसिस। फिर इसके बाद जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल भी आ जाया करता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसे आएगा वान टॉप रूल क्या है। तो वान टॉप नियम क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परासरण की बात होगी। तो परासरण में देखिएगा, अगर मान लो एक हमने ये बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने क्या किया है, यहां पर एक डिवाइडेशन कर दिया है, और डिवाइडेशन के लिए मैंने इसको लिया हुआ है SPM, मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली में हमने दोनों डिवाइडेशन किए हुए हैं। अब इस वाले में मैंने क्या किया हुआ है, एक सॉल्यूशन भर दिया है, और इस वाले में भी हमने एक सॉल्यूशन भर दिया है। तो अब कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका जो आपकी कंसंट्रेशन है वो आपकी लो है, लो कंसंट्रेशन है इसकी, और इसकी जो कंसंट्रेशन है हाई कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन आप ले सकते हो जब डिफिनेशन बनाओगे, या फिर आप इसकी जगह सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, और यहां पर ये आपका सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। दोनों ही वर्ड से आप आसानी से बना सकते हो। तो बस आपकी डेफिनेशन यहीं से निकल के आ जाएगी क्या,
अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा in the presence of semi-permeable membrane when low concentration solution flow into the high concentration of solution means अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो कम सांद्रता वाला जो विलयन होता है, अगर अधिक सांद्रता विलयन की ओर प्रवाहित करने लगता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परासरण। मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मूव इनटू द हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये केवल जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, ये पार्टिकल होंगे, उन्हीं को ही अपने से फ्लो होने देती है। अगर आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, तो वो आपके फ्लो नहीं होते। लेकिन अगर इसी का रिवर्स हो जाए प्रोसेस, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर फ्लो होने लगे, मूव करने लगे, तब इसी ऑस्मोसिस को हम लोग बोल देते हैं एंटी ऑस्मोसिस। एंटी ऑस्मोसिस या प्रतिपरासरण, या इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कह देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में कभी कभी ये भी आया हुआ क्वेश्चन कि प्रतिपरासरण किसे कहते हैं, या तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, परासरण के व्युत्क्रम को प्रतिपरासरण कहते हैं, या अगर थोड़ी लैंग्वेज को बढ़ाना चाहते हो तो जब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है आपका लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परासरण। अब इस फिनोमेना को, इस परासरण को रोकने के लिए इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसी को कह देते हैं हम लोग परासरण दाब। मीन्स अगर परासरण क्रिया को रोकना हो तो रोकने में जो प्रेशर यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब को हम लोग डिनोट करते हैं P से, या किसी बुक में आपको मिलेगा पाई, चाहे पाई से यूज कर लीजिए और चाहे P यूज कर लीजिए। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था वान 't हाफ। तो परासरण दाब कैलकुलेट करने के लिए वान 't हाफ नामक साइंटिस्ट ने नियम दिया हुआ था और उन नियमों को मिक्स करके एक इक्वेशन बनाई थी जिसे वान 't हाफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो होती क्या है वान 't हाफ इक्वेशन? मीन्स क्या होता है? वान 't हाफ समीकरण, वान 't हाफ इक्वेशन। इन्होंने ये कहा था कि जो सॉल्यूशन होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी, जिस प्रकार से आप लोगों ने 11th में गैसियस स्टेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पर गैसों के लिए एक आइडियल गैस की बात हुई थी कि आइडियल गैस कौन से हो सकते हैं, जो बॉयल और चार्ल्स के रूल्स को फॉलो कर रहे थे, ओबे कर रहे थे, तो उनको हम लोग आइडियल गैस कहते थे। ऐसे ही जब इन्होंने कई सारे प्रॉपर्टीज देखी तो ये कहा कि ये भी आइडियल गैस की तरह जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो बॉयल और इसके चार्ल्स के नियमों का पालन करते हैं। इन्हीं दोनों को मिला करके इसने एक नियम बना दिया, वान 't हाफ समीकरण बना दिया, और इन नियमों में अपना नाम जोड़ करके पहला नियम कहा बायल वान 't हाफ का नियम, बायल वान 't हाफ का नियम। तो बायल वान 't हाफ का नियम कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो P होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, P
समानुपाती होता है सांद्रता के, परासरण दाब समानुपाती होता है सांद्रता के। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरे में आया था चार्ल्स वान ठाप, चार्ल्स वान ठाप का नियम थे। नियम वही, बस उसने अपना नाम के साथ उसको ऐड कर दिया था ताकि ये ना लगे कॉपी की गई है। तो चार्ल्स वान ठाप का नियम कहता है कि जो P होता है मींस एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था और यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। इक्वेशन नंबर ये आपकी 2 हो गई। इक्वेशन 1 and 2 ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है CT के, और कोई भी जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया करता है, नियतांक आता है, तो यहाँ पर हम लोग RCT, इसी को अभी मजा नहीं आया तो CRT हम लिख लेते हैं। कहीं कहीं पर इसी R को लिया गया होगा, P बराबर CST लिया होगा। S विलियन स्थिरांक है, यहाँ पर सॉल्यूशन कांस्टेंट है। अगर हम लोग डायरेक्ट कंसंट्रेशन दिया हो तब तो हम लोग कंडीशन में ये कर लेते हैं, लेकिन मान लो कंडीशन में कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, सो हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए तो वहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट और उसमें वेट वगैरह देगा, तो इसी को हम लोग तोड़ लेते हैं। P = N/V और ये हो जाता है RT, तो यहाँ आ जाएगा PV = N/RT हो जाता है। और इसको तोड़ सकते हैं, N होता है W/N। ये कह रहा था वान ठाप समीकरण। इससे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर आप आंसर जब सॉल्व करेंगे तो इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और सॉल्व करना होगा। डायरेक्ट वान ठाप का समीकरण किसे कहते हैं ये कहेगा और इसके साथ एक क्वेश्चन लगा देगा। 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको वाला क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये आपका कहलाता है वान ठाप समीकरण कहता है। यहीं पर एक चीज और कहेगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, समपरासारी सॉल्यूशन क्या होता है, समपरासारी विलयन क्या होता है, कि जब 2 या 2 से अधिक जो विलयन है अगर उनके परासरण दाब इक्वल हो जाते हैं, मींस कि एक विलयन है जिसका परासरण दाब P1 है और दूसरा विलयन है P2 है परासरण दाब उसका, तो अगर इस टाइप का कोई काम हो जाता तो इसे हम लोग बोल देते हैं समपरासारी विलयन। समपरासारी मींस 2 या 2 से अधिक जो सॉल्यूशन होंगे, विलयन होंगे, अगर उनके परासरण दाब इक्वल हो जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं समपरासारी विलयन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता, परासरण का मतलब तो यहाँ पर पता चल गया कि लो कंसंट्रेशन से यदि हाई कंसंट्रेशन की ओर विलयन जा रहा है और प्रेजेंस होगी अर्धपारगम झिल्ली, तो उसे हम लोग परासरण कहते हैं उस क्रिया को। और अगर कभी कभी कहते कि अर्धपारगम झिल्ली जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, अर्धपारगम झिल्ली भी 2 प्रकार की होती है, एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल में तो आपकी जैसे किशमिश हो गई, अंडे हो गए, इनमें सब में पाई जाती है, लेकिन जो कृत्रिम झिल्ली होगी, आर्टिफिशियल झिल्ली होगी, तो आर्टिफिशियल में आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड एक झिल्ली होती है जो बनाई गई थी, और वो बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे ट्रॉप थे, ट्रॉप नामक साइंटिस्ट ने इनको बनाया था। जब पूछेगा कि परासरण और विसरण में डिफरेंस क्या होता है, तो परासरण विसरण में डिफरेंस देख लीजिए। सबसे पहला डिफरेंस तो ये, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें क्या होगा, भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन होंगे, जो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन आपस में मिला दिए जाएंगे, तो विलेय और विलायक, ये सॉलिड और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल वो एक दूसरे के ओर फिर हो करके मिक्स हो जाएंगे तो एक नया सॉल्यूशन बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। तो ये रही आज की क्लास, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास प्रयास करेंगे कल ही आपको मिल जाए।
तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप कंटिन्यू पढ़ते जरूर रहिएगा। हो सकता है हम लेट हो सकते, लेकिन ये जरूर है आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिलेंगे, और आपका जो कोर्स है, आपके जो क्वेश्चन है, आपको टाइम से आपके पास तक पहुंचा दिए जाएंगे। धन्यवाद।